मेरा पति कोई साधारण कसाई नहीं था। वो इस छोटे से गांव में एक भुलक्कड़ बनकर एक गरीब जोड़े की तरह मेरे साथ जी रहा था। पर असल में वो इस राज्य का युवराज था और मैं ये सब जानती थी क्योंकि मैं दोबारा जी रही थी। एक रात मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी जब उसके छाया रक्षक से उसकी बातें सुनाई दी। छाया रक्षक बोला, युवराज, मिस निंग ने आपकी जान बचाई है। उनकी भावनाएं सच्ची हैं। क्या आप उन्हें एक उपपत्नी का दर्जा देने पर विचार करेंगे? युवराज श्याओ जिंगची का जवाब था, इस गंवार गांव की औरत को पूर्वी महल में कैसे ला सकता हूं? वो तो बस एक अभिनय था। उसे 1,000 तोला सोना देना ही काफी उदारता है। मैं दरवाजे से सटी खड़ी थी और मुश्किल से हंसी दबा रही थी। बेचारे को नहीं पता था मैं पुनर्जन्म ले चुकी थी और वो सोना, वो मेरे लिए ही था। पिछले जन्म में युवराज को मैंने नहीं, बल्कि गांव की लूदा ने पाया था। उसने एक घायल सुंदर युवक को गांव के बाहर बेहोश पड़ा देखा और पहली नजर में उससे प्यार कर बैठी। शादी से पहले मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, आदमी को असली काबिलियत से परखते हैं, चेहरे से नहीं। पर मैं गलत साबित हुई। जिस दिन शियाओ जिंगची अपनी असली पहचान में, माथे पर जेड मुकुट, कंधों पर अजगर कढ़ाई वाले वस्त्र, 1,00,000 सैनिकों के साथ महल लौटा, तब सबको पता चला कि वो युवराज था। लूदा को उसने एक ठंडी नजर दी और आगे बढ़ गया। लूदा टूट गई। वो रोती रही। पैसे नहीं चाहती थी, सिर्फ युवराजी का दर्जा चाहती थी। मैं उसे समझ नहीं पाई। अगर मेरे साथ होता तो मैं उस भावी सम्राट को निचोड़ती, खूब जी भर के, और फिर सोने चांदी के पहाड़ पर बैठकर जिंदगी बसर करती। हर हिसाब से फायदे का सौदा होता। पर किसे पता था, उसी साल जब शियाओ जिंगची राजगद्दी पर बैठा, गांव में महामारी फैल गई। कुछ बीमार पड़े, कुछ मर गए, और मैं भी नहीं बची। मरते वक्त किसी अनजानी वजह से शियाओ जिंगची का ठंडा चेहरा मेरी आंखों के सामने आया और मन में बस एक अफसोस था, 1,000 तोला सोना। काश लूदा जैसी किस्मत होती मेरी। जब आंखें खुली तो पुनर्जन्म हो चुका था। इस बार मैंने एक पल नहीं सोचा, सीधे गांव के बाहर दौड़ी, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि लूदा से पहले पहुंचूं। खुद को संवारा और पूरे आधे महीने इंतजार करती रही। और वो आया, शियाओ जिंगची, घाव भरे हुए, थका हुआ। गिरने से पहले मैं आगे बढ़ी, मुस्कुराई और उसे थाम लिया। उसने कमजोर हाथों से तलवार मेरे गले पर रखी और बोला, तुम कौन हो? ये जगह कहाँ है? पास मत आओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महाशय, मैं आपको बचाने आई हूं। उसके कराहने पर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। दिल में फूल खिल रहे थे। ये किस्मत का सोना आखिर मेरे हाथ आ ही गया। जब वो उठा तो उसके सामने हर तरह की दवाइयां रखी थीं, घाव की, चोट की, ब्लेड की। सब मैंने पहले से खरीद रखी थी। उसने झूठ बोला, कहा कि उसे कुछ याद नहीं। मैंने उसे उजागर नहीं किया। हम दोनों ने ये नाटक खेला और शादी हो गई। शादी के बाद मैंने उसकी खूब सेवा की, ना सिर्फ इसलिए कि वो मेरी सोने की मुर्गी था, बल्कि इसलिए भी कि वो भावी सम्राट था। यदि अभी कोई शिकायत का मौका दिया तो सोना तो दूर, जान भी नहीं बचती। रोज वो कसाई की दुकान में जाता। मैं टोकरी लेकर लंबे पहाड़ी रास्ते से खाना पहुंचाती। वो घर लौटे तो मैं लालटेन लिए गांव के बाहर खड़ी रहती। उसके सुंदर चेहरे की वजह से दुकान खूब चलती थी। दूर दूर से लड़कियां आधा किलो मांस लेने आती थीं, बस एक नज़र देखने के लिए। मुझे उन छोटी मोटी कमाई से कोई मतलब नहीं था। मैं तो दिन गिन रही थी। एक रात उसने एक सादा हेयरपिन मेरे हाथ में रखा और बोला, आज बाजार में एक नई दुकान खुली, वहां बहुत लड़कियां खरीद रही थीं। सोचा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैंने उत्साह दिखाया, उसकी गर्दन में बाहें डालीं और मुस्कुराई। प्रिय पति, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। उसकी आंखों में कुछ बदला। उसने मेरी कलाई पकड़ी, उठकर पर्दा गिरा दिया। मन में बस एक विचार तैरा, आदमी वाकई इतने आसान होते हैं? अगली सुबह गांव में हंगामा।
हर तरफ सैनिक। मैंने उठकर देखा, श्याओ जिंगची पत्थर नीले वस्त्रों में, पीठ पर हाथ बांधे, मेरे आंगन के दरवाजे पर खड़ा था। गांव वाले घुटनों पर थे। मैंने आंखें लाल कर लीं, ओंठ कांप आए और डरी हुई बहू का अभिनय किया। प्रिय, ये लोग कौन है? आखिरकार वे शब्द आए जिनका मुझे इंतजार था। श्याओ जिंगची बोला, जांग स्त्री ने हमारी जान बचाने का पुण्य कार्य किया है, उसे 1000 तोला सोना पुरस्कार में दिया जाए। वो चलने लगा, पर मैंने वो हेयर पिन निकाली और नदी में फेंक दी। मैंने पुकारा, युवराज, आज से आपका और मेरा कोई संबंध नहीं। श्याओ जिंगची की पदचाप रुक गई। एक अजीब सन्नाटा। सब सिर झुकाए जमीन पर थे। पर यदि किसी ने देखा होता तो दिखता, युवराज की आंखें लाल थीं, आस्तीन के नीचे हाथ कांप रहे थे और वह उस जगह को देख रहे थे जहां हेयरपिन डूबी थी। मैंने सोने का इंगोट उठाया, दांत से काटा। दर्द हुआ, पर क्या सुकून मिला। गांव वाले मुझे देख रहे थे जैसे मैं पागल हो गई हूं। वे सोच रहे थे मैं दुख से टूट गई हूं। असल में मैं बस अपनी मेहनत का फल चख रही थी। राजधानी, सबसे समृद्ध, सबसे जीवंत शहर। मैं यहां आई, यूनांग नाम से एक कढ़ाई घर खोला, बेसहारा औरतों को रोजगार दिया, रहने खाने की व्यवस्था की। 6 महीने में यूनांग की ख्याति पूरी राजधानी में फैल गई। एक दिन येन शियानयांग, बाईं तरफ के चांसलर की बेटी, मेरी दुकान में आई और बताया कि उसने महल के जन्मदिन समारोह में मेरी कढ़ाई के पर्दे भेंट किए थे। वो बोली, सम्राट ने उस निंग अक्षर को देखा और 9 प्याले उलट दिए। फिर खांसने लगे और पूछने लगे, ये किसने कढ़ाई की है? मेरा हाथ अबेकस पर रुक गया। मैंने हमेशा उसके वस्त्रों पर बाईं छाती के पास निंग अक्षर कढ़ाई करती थी। उसे सुरक्षा का तावीज कहती थी। मुझे नहीं पता था कि उसने कभी ध्यान दिया। एक शाम वो खुद यूनोंग आया, सादे वस्त्रों में, पर उसका रुतबा छुपाए नहीं छुपता था। उसने सीधे कहा, ढोंग बंद करो। हम जानते हैं तुम कमल फूल गांव की हो। हम किसी को ढूंढ रहे हैं, अपनी पत्नी को, जांग वानिंग को। मैं पर्दे के पीछे थी। कपड़े पसीने से भीग चुके थे। सांस भरकर निकल आई और घुटने टेक दिए। जांग वानिंग आपके चरणों में प्रणाम करती है महाराज। श्याओ जिंगची बोला, जांग वानिंग, ये मत सोचो कि इस तरह घुटने टेक देने से कमल फूल गांव के वे दिन मिट जाएंगे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, आज सीधी बात करने आया हूं। मैंने कहा, मेरा मानना था कि मैंने आपकी सच्ची सेवा की, पर आपने मुझे तुच्छ जाना। अगर आप मेरी जगह होते, क्या आप ऐसे चंचल हृदय इंसान पर भरोसा करते? वो बोला, मैंने कब तुम्हें तुच्छ जाना? वे कठोर शब्द राजपिता को संतुष्ट करने के लिए कहे थे। मुझे डर था कि महल जाने के बाद वो तुम पर हाथ डालेंगे। उसने एक शाही आदेश पत्र लिखा, अपने हाथ से, जिसमें यूनोंग और मेरी सुरक्षा की गारंटी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसके अपने शब्द दोहराए। ये सब बस एक अभिनय था। उसकी पलकें कांपी। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और पूछा, तो तुम्हारी नजर में मैं 1000 तोले सोने के भी बराबर नहीं हूं? वार्निंग, क्या तुमने कभी मेरे लिए कुछ महसूस किया? मैंने कहा, उस सर्दी में जब तुम चट्टान से गिरे, मैं तुम्हें ढूंढने निकली, उंगलियां लहूलुहान हो गईं खोदते खोदते। हाँ, उस वक्त कुछ महसूस हुआ, पर ऐसी भावना पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं थी। श्याओ जिंगची ने जाने दो सुना और अचानक मुंह पर मुट्ठी रख ली। खांसी का एक हिंसक दौरा, फिर खून। वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। दिन गुजरते रहे। तब खबर आई, माइन और कमांड में महामारी। कमल फूल गांव के अधिकतर लोग वहीं गए थे। पिछले जन्म की याद ताजा हो गई। वो तड़प, वो मौत। मेरे पास पैसा था, घोड़े थे, गाड़ियां थीं। एक पल भी नहीं सोचा। रात भर में सारा सामान भरा और निकल पड़ी। पैसा जाए फिर कमाया जा सकता है, पर जिंदगी वापस नहीं आती। वहां पहुंची तो हालात काबू में थे। छायादार झोपड़ियां, दवाइयां, खाना।
एक बच्चे ने धीरे से बताया। दीदी ने कहा, ये सब स्वामी शियाओ ने किया जो राजधानी से आए थे। वो खुद बहुत बीमार है, शायद बचे नहीं। मैं दौड़ी, कमरे का दरवाज़ा ठेला। शियाओ जिंगची बिस्तर पर था, आंखें बंद, चेहरा धंसा हुआ, थकान में डूबा हुआ। मैंने कहा, शियाओ जिंगची, मैं तुम्हें ढूंढने आई। तावीज़ साथ नहीं लिया, इसीलिए ये हाल हुआ। पर घबराओ नहीं, अगर तुम सच में मर जाओ तो मैं तुम्हें बिल्कुल भूल जाऊंगी। तुम्हारे दिए सोने से दुनिया के सबसे अमीर आदमी से शादी करूंगी और हर साल तुम्हारी कब्र पर फूल चढ़ाने आऊंगी। उसकी पलकें कांपी, आंखें खुली, गहरी, अतल, और उसने मेरी कलाई पकड़ ली। वो दांत भींचते हुए बोला, चांग वानिंग, तुमने हिम्मत कैसे की? तुम रो रही थी, इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह है। फिर उसने हथेली खोली, उसमें वो सादा हेयर पिन था। उसने कहा, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। नदी में डूबा नहीं था, किसी ने उठाया और मुझे पहुंचाया। बाद में उसने बताया, शियाओ जिंगची भी पुनर्जन्म लेकर आया था। पिछले जन्म में उसने लूदा के साथ सब कुछ स्पष्ट किया था, पैसे और कृतज्ञता, पर कोई भावना नहीं। वह नहीं जानता था कि वॉनिंग उसे देख रही थी। उसने कहा, पिछले जन्म में एक सर्दियों में मैं बीमार पड़ा और मर गया। फिर आंख खुली और तुम मिली। उस दिन से मैं एक ऐसे बंधन में पड़ा जिससे कभी निकल नहीं पाया। पहली बार मुझे एहसास हुआ, हर बार जब उसने मेरे लिए कुछ किया, मैंने सोचा वो नाटक था, पर शायद नहीं था। लालटेन उत्सव की रात, पुल पर हजारों लोग, हजारों रंग बिरंगे मुखौटे, पानी पर कमल, दीपों का समुद्र, जैसे आकाश गंगा उलट गई हो। भीड़ के विरुद्ध चलता एक काले मुखौटे में लंबा आदमी, हाथ में मेरे यूनांग घर की कढ़ाई की सोने के इंगोट वाली लालटेन। इंगोट लालटेन सबसे कम बिकी थी, बस 2-3 ही बिकी थी, और मैं जैसा चाहा था वैसा जिया। जब समय मिला निकल पड़ती, जांगनान की जलधाराओं से विलो की एक टहनी, रेगिस्तान में अर्धचंद्र का स्केच, सब पत्रों में भेजती। एक पत्र में मैंने लिखा, शियाओ जिंगची, यहाँ आड़ू के फूल फिर खिले हैं। मैंने शराब बनाना सीखा, सब कहते हैं बहुत अच्छी है। उसका जवाब आया, सब कौन है? वो महल में बैठकर उसके पत्र बार बार पढ़ता। उसने अपनी मेज वहीं ले जाकर रख दी जहां उसने एक बार मेरे लिए एक पूरा महल सोने से भरकर कहा था। ये तुम्हें कैद करने के लिए नहीं है, बस ये जानना चाहता था कि तुम जहां भी हो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जगह हमेशा है। मैं मुस्कुराई। ये भाषण कितने समय से तैयार किया होगा उसने, फिर भी असर हुआ। मैंने कहा, ठीक है, मैं घाटे का सौदा नहीं करती, इसलिए ये प्रस्ताव मंजूर है। जब भी मैं घर लौटती, वो रात के अंधेरे में मुझसे मिलने निकलता। कभी कभी